हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की शाखा, उनके जनक एवं उससे संबंधित बेसिक के बारे में समझा था। आज हम कक्षा 9th के भौतिक विज्ञान में प्रथम अध्याय विज्ञान एवं मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक बनता है मापन। मापन का अर्थ है मेजरमेंट, जिसका सीधा सा अर्थ है किसी भी वस्तु को मापना। ने कहा अर्थ इसका किसी वस्तु को मापना। पहले के समय किसी वस्तु को मापने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसके अंतर्गत छोटी सी वस्तु को मापने के लिए हम इंच का प्रयोग करते थे, जिसमें अंगूठा का जो प्रथम कोर है ऊपर का, इसे 1 इंच माना जाता था। और उससे बड़ी लंबाई को मापना होता था तो पैर का पंजा को 1 फीट माना जाता था। जैसे जैसे समय का विकास हुआ वैसे वैसे लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि भले ही उस समय वो मापन सही था, किंतु वर्तमान समय में हम देखें तो सभी लोगों के पंजे पैर के हो या हाथ के अंगूठा का कोर हो, इसकी माप अलग अलग होती है। तो लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना इसे एक एक्यूरेट मान दिया जाए, ताकि किसी भी चीज़ का मापन जो है एक सही रूप से हो सके। तो इसके लिए उन्होंने इसी प्रकार से दिया, जैसे कि उन्होंने कहा 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार से उन्होंने 1 फीट के बारे में कहा, 1 फीट बराबर 12 इंच। तो इस प्रकार से किसी वस्तु के मापन के लिए अनेकों सुधार किए गए। तो सुधार के साथ साथ वर्तमान समय में यदि हम कहें, यदि किसी वस्तु को हमें मापना हो और ये लंबाई हम आपको दे दें और कहें इसे माप करके बताइए, तो आप चाहें तो आप इसे सेंटीमीटर में भी माप सकते हो, यदि आप चाहें तो इसे इंच में भी माप सकते हो। यदि सपोज दैट यदि आप इसे इंच में मापते हो तो मान के चलो कि यहाँ से यहाँ की लंबाई 1 इंच है, फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई 1 इंच है, और फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई भी 1 इंच है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सीधा सा कि इसकी लंबाई है 3 इंच। तो यहाँ पर जो आपने प्रयोग किया इंच का मापने के लिए, तो यह जो इंच है सो कहलाएगा इसका मात्रक। यदि आप इसे मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते तो वहाँ पर मात्रक हो जाता सेंटीमीटर। और इसके आगे जो अंक लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं संख्यांक, जो प्रदर्शित करता है हम यदि किसी लंबाई को माप रहे हैं तो लंबाई के परिमाण को। ठीक है। इसके साथ साथ यह ये भी बताता है कि किसी वस्तु के मापन में हमने इसके मात्रक का, जो मात्रक हम ले रहे हैं, इस मात्रक का कितनी बार प्रयोग किया। अर्थात यह संख्यांक यह भी प्रदर्शित करेगा कि इंच का प्रयोग हमने कितनी बार किया है। यहाँ पर देखें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार हमने देखा था। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। सीधा सा समझें तो भौतिकी के नियमों को, अर्थात भौतिक में हम जिन पदों को व्यक्त करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसा किसी चीज़ को मापना होता है तो हम मापते कैसे हैं। मान लो कि हमें टेम्परेचर मापना है तो तापमान को हम मापते हैं ना, या किसी वस्तु की लंबाई मापनी हो, या हम यदि गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का वेग मापना हो, तो इन्हें ही हम कहते हैं भौतिक राशि। अर्थात लंबाई है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन है, ये सब के सब भौतिक राशियां हैं। तो इन्हें ही कहा जाता है भौतिक राशि। अर्थात इसे यदि हम परिभाषिक तौर पे कहें तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि भी मुख्य तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को
नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग इत्यादि। अब हम समझते हैं भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधारी राशि, या इसी को कहते हैं मूल राशि। पहला है इसमें मूल राशि, या इसे ही आप कह सकते हैं आधारी राशि। आधारी राशि वैसी राशि होती है जो मुक्त हो, अर्थात स्वतंत्र हो, वह किसी दूसरे पर निर्भर न करता हो। जैसे यदि हम मान के चलिए कि हम आपको भले ही एक आयत का ही फिगर दे दें, और यदि हम कहें इसकी आप लंबाई को माप के बताओ कितना लंबा है, तो आप 1 इंच लोगे या कोई भी स्केल और लेकर के यहाँ से यहाँ तक माप के बता दोगे कि यह कितना लंबा है। जितनी इसकी लंबाई होगी आप उतना कह दोगे सीधा सा। तो वह ये जो इसकी लंबाई हो गई वह हो गया मूल राशि, अर्थात आधारी राशि। हम यदि आपसे कहते इसकी चौड़ाई बताओ कितनी है, तो आप स्केल डाल करके सीधा सा लंबाई यहाँ पे से यहाँ की लंबाई की बता दोगे, और जितनी इसकी लंबाई होगी आप कहोगे कि इतना ये चौड़ा है ना। तो ये हो गई, ये भी हो जाएगी मूल राशि अर्थात आधारी राशि। किंतु यदि हम कहें इसके क्षेत्रफल को बताओ कितना है, यदि आप क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तब आपको लंबाई को भी मापनी होगी और चौड़ाई को भी मापनी होगी, और दोनों की लंबाई का जो गुणनफल आएगा वह दर्शाएगा इसके क्षेत्रफल को। अर्थात क्षेत्रफल को बताने के लिए हमें दो चीज को मापना पड़ा, इसकी लंबाई को भी मापना पड़ा और चौड़ाई को भी मापना पड़ा। अर्थात क्षेत्रफल हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। दूसरा व्युत्पन्न राशि। परिभाषिक तौर पे कहें तो आप सीधा सा कह सकते हैं वैसी राशियां जो स्वतंत्र रूप से हो उसे हम कहेंगे मूल राशि या आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि के बारे में कि वैसी राशियां जो आधारी राशि पर निर्भर हो उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार यदि हम आधारी राशि के मात्रक को कहें तो आधारी राशि का जो मात्रक होगा उसे हम कहते हैं मूल मात्रक या आधारी मात्रक, और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। फिलहाल हम इसके बारे में इतनी बातों को जान रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल हम आगे अंत में, इसका एक्सरसाइज के अंत में इसके डिटेल में हम समझेंगे इस टॉपिक को। तो फिलहाल हम इसे और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो हम मात्रक का प्रयोग करते हैं उन मात्रकों के समूह को कहते हैं मात्रकों की पद्धति। अर्थात आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं सभी प्रकार के भौतिक
राशियों के मात्रकों के समूह को भौतिक राशि का मात्रकों की पद्धति कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित थी, जिसमें से पहला था FPS पद्धति जिसे कहा जाता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। मैं कहा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। यदि इसके अंतर्गत कहा जाए तो देखिए, उस समय में जो भी पद्धतियां थी मूल रूप से यांत्रिकी पर आधारित था, अर्थात तीन बात: लंबाई, द्रव्यमान, तो हम लिख रहे हैं लंबाई, द्रव्यमान, और तीसरा था समय। तो FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता था फुट। द्रव्यमान अर्थात भार, किसी वस्तु का हम कहें तो द्रव्यमान का होता था पाउंड। एक बात ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान में और भार में अंतर होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं उस बात को पहले समझ लेते हैं। और तीसरा है सेकेंड, समय का मात्रक होता था सेकेंड। इसमें भी हम बात करें, इसी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता था। ब्रिटिश पद्धति, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एक फुट का अर्थ होता है 12 इंच। इसके साथ साथ 1 इंच का अर्थ है 2.54 सेंटीमीटर। फिर यदि हम पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड का अर्थ होता है 454 ग्राम, या आप इसी को कह सकते हैं 0.454 किलोग्राम। ओके, हम यदि दूसरी पद्धति की बात करें तो दूसरा पद्धति था, यह था पहला। दूसरी पद्धति थी CGS पद्धति, CGS, जिसे हम कहते थे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं CGS पद्धति। जिसे कहा जाता था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, और इसे मीटरी पद्धति भी कहा जाता था। मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तीसरा था FPS CGS, और तीसरा है MKS पद्धति। तीसरी पद्धति थी MKS पद्धति। यहाँ पे लिख देते हैं
तीसरा MKS पद्धति, जिसे आप कहते हो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। जिसके अंतर्गत लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए सन 1960 ईस्वी में पेरिस के सेवरे नामक स्थान, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर 11वीं मापतौल महासम्मेलन में, 11वीं मापतौल का महासम्मेलन में एक लंबी परिचर्चा के बाद में 6 मूल मात्रक को दिया गया था, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स ये इसका फ्रांसिस नामकरण था, जिसे हम शॉर्टकट में SI यूनिट कहते हैं। इसमें 6 मूल मात्रक को प्रारंभ में जोड़े गए थे, जिसमें पहला था, हम देखते हैं, मूल राशि। इसमें पहला था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता। जिसके मात्रक रखे गए हैं, लंबाई का मात्रक मीटर और इसका संकेत हुआ M, स्मॉल m, गलती से भी कैपिटल नहीं करना है। अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, जिसे हम सूचित करेंगे kg से, स्मॉल kg लिखना है, के भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। समय का सेकेंड, जिसका प्रदर्शित करेंगे स्मॉल s। फिर है विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, कैपिटल K, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। इस प्रकार से 6 मूल मात्रक 11वीं मापतौल सम्मेलन में जोड़ा गया। फिर बाद में चल करके 1960 ईस्वी में, फिर 1960 के बाद 1970 ईस्वी में और 14वीं मापतौल सम्मेलन में
14वीं मापतोल सम्मेलन में एक नया मूल राशि को जोड़ा गया इसमें, जिसे हम कहते हैं पदार्थ का परिमाण। और इसका मात्रक होता है मोल, MOL, मोल। इसके बाद इन 7 मूल राशियों के मूल मात्रक के बाद 2 अन्य आपको इसमें दिए गए थे संपूरक राशियां, जिसमें पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, RAD इसका संकेत है, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। मात्रकों को व्यक्त करते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें हम समझते हैं पहली बात कि कभी भी मात्रक को प्लूरल के रूप में अर्थात बहुवचन के रूप में नहीं लिखना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि यदि किसी चीज़ की माप यदि हम लिखते हैं 10 ग्राम, तो आप ग्राम लिखें, 10 ग्राम ही लिखें। आप यदि लिख देते हो 10 ग्राम्स, ऐसे यदि आपने लिख दिया तो यह गलत कर दिया जाएगा, तो यह गलत है। 10 ग्राम्स नहीं लिख सकते हैं, 10 ग्राम ही लिखेंगे। दूसरी बात समझते हैं, यदि आप ग्राम को लिखना चाहें तो मान के चलिए आप ग्राम लिख रहे हैं, तो या तो संकेत में स्मॉल g ही केवल लिखें। कभी भी आप GM, ग्राम के लिए GM नहीं लिख सकते हैं। यदि आप GM लिखते हैं तो इसका अर्थ होगा ग्राम मीटर। तीसरी बात कि हमें मात्रकों को लिखते समय हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यदि आप मीटर को लिख रहे हैं तो मीटर, आप किलोग्राम लिख रहे हैं तो केजी, किलोग्राम। एकमात्र केल्विन है जिसे हम प्रदर्शित करेंगे, केल्विन को प्रदर्शित करना है तो कैपिटल K से ही प्रदर्शित करेंगे। यदि आप सपोज दैट पश्चिमी बात समझते हैं, यदि आप केजी कैपिटल से लिख दिए तो ये किलोग्राम नहीं है, ये लिखा हुआ है केल्विन ग्राम, ये है केल्विन ग्राम। इसलिए जब भी आपको किसी द्रव्यमान को प्रदर्शित करना है तो केजी आप स्मॉल k और g के रूप में लिखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।